हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वनडे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वनडे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम G4, G6, G7, G8, G11 तथा G20 के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि यह सभी ग्रुप का निर्माण क्यों किया गया है और इसका पूरी दुनिया में क्या योगदान रहता है। G4, G6, G10, G11 ये सब ग्रुपों को क्यों बनाया गया है। तो इन सब ग्रुपों को जानने से पहले आप समझेंगे कि यूएनओ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण क्यों किया गया है। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को होता है। प्रथम विश्व की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक इसकी लड़ाई चलती है, जो कि वर्साई की संधि 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा इसे समाप्त किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक विचार सोचा। उन्होंने सोचा कि एक ऐसे संघ का निर्माण किया जाए, एक ऐसे ग्रुप का निर्माण किया जाए जो पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध न हो, ऐसी एक माहौल पैदा करे कि ताकि अब भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध को रोक दिया जाए। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा दुनिया को काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी विकासशील देश और विकसित देशों को भी बहुत खामियां भुगतनी पड़ी थी। जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने सोचे कि अब एक ऐसे संघ का निर्माण किया जाएगा जिसे राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस नाम दिया गया, कि अब भविष्य में यह होने वाले युद्धों को रोकेगा जो विश्व युद्ध न हो पाए। इसके लिए उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किया, परंतु लीग ऑफ नेशंस कई ऐसे मुद्दों के कारण फेल मार गया। लीग ऑफ नेशंस असफल हो जाता है और फिर जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध हो ही जाता है, जिससे लीग ऑफ नेशंस फेल मार जाता है। फिर लीग ऑफ नेशंस जब असफल हो जाता है तो फिर यूएनओ की स्थापना होती है। तो यूएनओ की स्थापना फिर अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा किया जाता है। इसकी पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य अब तृतीय विश्व युद्ध को रोकना था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध को होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किया जाता है। परंतु लीग ऑफ नेशंस असफल हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। इसलिए लीग ऑफ नेशंस के असफल हो जाने के बाद लीग ऑफ नेशंस को ही सुधार कर यूएनओ बनाया जाता है। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया जाता है। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कहाँ किया गया था? यह इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी स्थापना फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने किया था। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। तो लीग इसके जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके 6 अंग हैं। इसके 6 प्रमुख अंग हैं जो निम्न रूप से अपने कार्यों को करते हैं। इसका सबसे पहला अंग है महासभा। महासभा एक ऐसा अंग है जिसमें कुल यूएनओ के कुल 193 देश सम्मिलित हैं। महासभा एक ऐसा अंग है, महासभा के सभी मेंबर यूएनओ के मेंबर होते हैं। जो सभी सदस्य अगर महासभा के मेंबर हैं, वो सभी यूएनओ के मेंबर हैं। इनके महासभा की जो बैठक होती है हर साल सितंबर महीने में होती है। इनमें हर देश का राष्ट्राध्यक्ष भाग लेता है, हर देश का शासनाध्यक्ष भाग लेता है। इसे महासभा को यूएनओ विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल, जो महासभा है, महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है। भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी जो विजय लक्ष्मी पंडिता थी, जो कि यूएनओ के महासभा की अध्यक्ष थी। इसके बाद दूसरा इसका अंग है न्यास। न्यास का कार्य होती है, यूएनओ इतना बड़ा संघ है, यह चलेगा कैसे, इसके लिए फंड को जुटाना, पैसे को जुटाने का काम न्यास करता है। इसके बाद इसका तीसरा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम होता है दुनिया में जो कुछ भी माहौल अगर गड़बड़ हो रहा है वहाँ पर न्याय देना। तो इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में। इसमें कुल 15 जज होते हैं। एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसमें भारत के दलविंदर सिंह भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज के तौर पर कार्यरत हैं। इसके बाद इसका चौथा जो भाग है सचिवालय, जिसके सचिव का काम होता है। सचिव का काम होता है डॉक्यूमेंट्री का काम करना, डॉक्यूमेंट को बनाए रखना। इसकी जिम्मेदारी सचिवालय की होती है। सचिवालय जो कि महासचिव के अधीन कार्य करती है। जो सचिवालय है यह महासचिव के अधीन कार्य करती है। वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटारेस सचिवालय के महासचिव हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो सचिवालय के महासचिव होते हैं इनका कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद इसका 5वां अंग है सामाजिक गतिविधि, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसका यह प्रमुख अंग है। यह दुनिया में सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखता है। दुनिया के मजदूरों की गतिविधि पर भी नज़र रखता है, ताकि कोई भी देश किसी देश गरीब देशों के मजदूरों को हनन न कर सके। इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का संगठन भी बनाया है। इसके बाद इसका सबसे प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद। अब आप इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। यही सबसे मेन पार्ट है, सुरक्षा परिषद।
तो सुरक्षा परिषद इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें कुल 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। यूएनओ का जो सबसे प्रमुख अंग है यह सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो इनमें जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं वो है अमेरिका। इनमें पहला स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। और बाकी जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वे 2 साल के कार्यकाल के लिए केवल होते हैं। दो जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 10 होते हैं, इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है, इसके बाद सब हटा दिए जाते हैं। इनके जो अस्थायी सदस्य होते हैं यह केवल इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है और इनके अल्फ़ाबेट के आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे अभी 2023 में भारत यूएनओ का अस्थायी सदस्य था, अब 2 वर्ष का उसका कार्यकाल पूरा हो गया, अब वो हटा दिया गया है। अब अल्फ़ाबेट के आधार पर बनाए जाते हैं, जैसे ABC। इसके कुल 193 देशों में 5 देश स्थायी हैं जो कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। इनके बाद 193 में से 5 देशों को हटा करके जो देश बचते हैं ये अस्थायी सदस्य हैं। ये बारी बारी से ABCD के आधार पे इसके सदस्य बनाए जाते हैं और 2 वर्ष तक रहते हैं, बाकी हटा दिए जाते हैं। इनके परमानेंट सदस्य केवल यही 5 सदस्य देश हैं। इनके पास होती है वीटो पावर, यही दुनिया के सुपर पावर देश कहलाते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर क्या होता है? यह केवल 5 सदस्य देश के पास होता है। इसे मना करने की शक्ति कहते हैं। इसे ही इसके पास ही सबसे बड़ी पावर होती है, दुनिया के केवल 5 देशों के पास है। वीटो पावर जो होती है यह मना करने की शक्ति होती है। जैसे कोई भी विधेयक संसद में लाया जाता है, ऐसे कोई भी विधेयक जब यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जाता है तो उसमें सभी सदस्य जो 10 अस्थायी सदस्य हैं और जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो सभी बैठते हैं, इस पे बहस होती है। अगर जो अस्थायी सदस्य हैं उन जो स्थायी सदस्य हैं इनमें से कोई भी एक सदस्य अगर इस पे वीटो लगा दिया, वीटो का मतलब होता है मना करने की शक्ति, अगर वो वीटो लगा दिया मतलब जो विधेयक पारित होना था अगर उस पे वीटो लगा दिया मतलब वो रोक दिया। अगर कोई भी एक सदस्य उस पे वीटो लगा दिया तो वह विधेयक पारित नहीं हो पाता है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि अगर कोई विधेयक पारित करना है तो जो उसके स्थायी सदस्य हैं, स्थायी सदस्यों में से अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके सभी सभी सदस्य देशों की सहमति होनी चाहिए। इन 5 देशों की सहमति के बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं हो पाता। अगर इनमें से केवल एक भी देश वीटो लगाया तो वह विधेयक पारित नहीं हो पाएगा। सदस्य देशों के सभी पाँचों में से पाँचों के 5 इसमें सहमति होनी बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको बताएंगे कि G4 क्या है। G4 एक ऐसे G4 क्या है? G4 का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ 4। G4 का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ 4। यह 4 ऐसे देशों का संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की मांग करते हैं, जिससे इन्हें भी वीटो पावर भी मिल सके। मतलब G4 क्या है? अब आपको समझ में आया होगा कि G4 का स्थापना क्यों किया गया है। G4 क्या है? तो G4 ऐसे 4 सदस्य देशों का समूह है जो यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का मांग कर रहे हैं, जो कि अस्थायी सदस्य यूएनओ के केवल 5 ही हैं। अभी हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं वो कौन कौन से सदस्य हैं जो इसके अस्थायी सदस्य हैं। ये अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, यही केवल 5 ही स्थायी सदस्य हैं। इसके बाद जो G4 हैं 4 और देश, ये भी यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मांग कर रहे हैं, जिससे इनको भी वीटो पावर मिल सके। वीटो पावर मिलने के बाद ये भी यूएनओ के स्थायी सदस्य बन जाएंगे। ये भी कोई भी विधेयक को रोकने या इसे लागू करने के में काम के लिए उपयोग हो जाएंगे। तो G4 कौन से सदस्यों का देश है? G4 क्या है? G4 ऐसे 4 सदस्यों का 4 देशों का समूह है जो यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं और वो वीटो पावर का भी मांग कर रहे हैं। इनमें G4 में कौन कौन से देश हैं? तो पहला है इंडिया, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है ब्राज़ील और जापान। इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान, यह 4 देशों को मिला करके G4 बनाया गया है। इन G4 का केवल एक ही मकसद है कि यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग, यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता को मिल जाने से इन्हें भी वीटो पावर मिल जाएगा। इसके बाद आप वर्ल्ड के मैप में देख सकते हैं कि G4 सदस्य, जैसे G4 में भारत इधर है, इसके बाद जापान इधर है, जर्मनी ये है, इसके बाद ये ब्राज़ील है। यही 4 सदस्य देश जो कि G4 का निर्माण किए हुए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की मांग और वीटो पावर की मांग करना। तो अब आपको आगे बताएंगे
कि G6 क्या है। G4 को आप समझ गए, अब G6 समझने का प्रयास करेंगे। G6 क्या है? G6 का अर्थ है ग्रुप ऑफ सिक्स। यह 6 देशों का समूह है। यह दुनिया के 6 ऐसे देशों का समूह है जिनके पास इंडस्ट्रियल क्षमता बहुत अधिक है। इन देशों की इकोनॉमी बहुत ही एडवांस है। ये अति विकसित देश के समूह है जिसे हम G6 के नाम से जानते हैं। मतलब अब G6 के नाम से कौन कौन से देश जाने जाते हैं? G6 की स्थापना कौन कौन से देशों ने किया है? जिनकी इंडस्ट्रियल पावर बहुत अधिक है, जिनके पास इंडस्ट्रियल क्षमता कैपेसिटी बहुत अधिक है, यह इकोनॉमी में काफ़ी एडवांस है, इन्हें अति विकसित देश कहते हैं। भारत फिलहाल अभी विकासशील देश है, भारत विकसित देश नहीं है। भारत इसलिए G6 का समूह नहीं है। G6 ऐसे देशों का समूह है जो दुनिया में अति विकसित है, जिनके पास इंडस्ट्रियल पावर काफ़ी मजबूत है। ये काफ़ी विकासशील नहीं, विकसित देश है। इन्हें विकसित देशों के जो समूह बनाया गया है, इसे हम G6 के नाम से जानते हैं। अभी आपको आगे हम बताएंगे कि G6 में कौन कौन से देश आते हैं। तो G6 की स्थापना 1975 में किया गया था। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस है। 1 2 3 4 5। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, एक और देश है जिसका हमने नाम नहीं नोट किया है। G6 में कौन से देश हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, इसके बाद इधर हैं, वो सभी देश हैं। G6 में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान है। जापान भी एक विकसित देश है, इसलिए इसे G6 में नॉमिनेट किया गया है, इसलिए यह G6 का सदस्य है। तो G6 कौन से देशों को मिलकर बनाया गया है? G6 वह ग्रुप है जो दुनिया के सबसे विकसित देशों के समूहों को मिलाकर बनाया गया है। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि G6 G7 कैसे बना और G7 क्या है। जब G6 के देशों में कनाडा को मिला लिया गया तो यही G6 ही G7 हो गया, जो कि कनाडा भी एक विकसित देश था। जब G6 में कनाडा को मिला लिया गया तो यही कनाडा को मिला करके G6 ही G7 का निर्माण कर लिया। अब आपको बताएंगे, मतलब आप समझ जाएंगे कि G7, अगर कोई पूछे आपसे G7 क्या है, तो जब G6 में कनाडा को मिलाया गया था तो G6 ही G7 बन गया था। अब आपको बताएंगे G8 क्या है। बाद में G7 देशों में रूस को भी मिला लिया गया, जिससे G7 ही G8 में बदल गया था। जब G7 में रूस को मिला लिया गया, रूस भी एक विकसित देश था, अति विकसित थे। रूस की इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी अच्छी कैपेसिटी थी, इसलिए रूस को भी G7 में मिला लिया गया। जब रूस को G7 में मिलाया गया तो रूस को मिलाने के बाद G7 G8 में बदल गया। तो अब G7 G8 हो गया। कोई पूछे कि G8 क्या है तो आप बता दीजिएगा कि जब G6 में ने G7 में रूस को मिलाया गया तो वह G8 का निर्माण हो गया था। लेकिन 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया करके क्रीमिया को अपने देश में मिला लेता है, जब 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया को अपने देश में मिला लेता है तो उससे ग्रुप से निकाल दिया जाता है, फिर G8 को G7 हो जाता है। जब रूस 2014 में यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया को अपने देश में मिला लेता है तो उसे ग्रुप से निकाल दिया जाता है, जिससे G8 फिर G7 हो जाता है। अब G7 में कौन कौन से सदस्य बचे तो आपको बताएंगे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। इन सभी देशों को मिला करके G7 बनाया गया। अभी आप सुनते होंगे कि G7 की मीटिंग होने वाली है। फिलहाल इस बार G7 की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था, भारत के प्रधानमंत्री। फिलहाल भारत G7 के सदस्य नहीं है, फिर भी उसको बुलाया गया था, इन्वाइट किया गया था। अब आपको हम बताएंगे कि G7 कैसे G11 बना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप में चीन की दबदबा को देखते हुए निर्णय लेते हैं कि अब G7 में 4 और देशों को मिलाकर इसे G11 बनाया जाए। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि जब उन्होंने देखा कि यूरोप में चीन का दबदबा, यूरोप में नहीं एशिया में, ये गलत है, यूरोप नहीं है, एशिया में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अब एशिया में चीन की दबदबा को कैसे रोका जाए। तो उन्होंने एशिया में चीन की दबदबा को रोकने के लिए एक 4 और देशों को G7 में सम्मिलित करने के बारे में सोचा, जबकि ये विकसित देश नहीं है, ये एक विकासशील देश है। तो उन्होंने 4 और देशों को सम्मिलित करने के बारे में सोचा, जो कि 4 देश भारत, साउथ कोरिया, रूस और ऑस्ट्रेलिया था। इन 4 देशों को मिला करके डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा भारत और ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को मिला करके हम चीन के एशिया में प्रभाव को रोक देंगे, जिससे चीन एशिया में काफ़ी ज़्यादा विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे जब G7 में
जब G7 में 4 और देश आ गए, 4 और देशों के मिल जाने के बाद G7 ही G11 बन जाता है। जब G7 में भारत, साउथ कोरिया, रूस और ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं तो यही G7 G11 बन जाता है। अब आपको पता होगा कि G7 से G11 क्या है। जब इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी देशों को मिला लिया तो यही G7 G11 हो जाता है। परंतु कुछ कारणवश रूस को नहीं रखा जाता है। रूस जब G11 में भाग लेता है, जब G7 में रूस भाग ले लेता है तो यूरोप के कई देश रूस का विरोध करने लगते हैं, क्योंकि यूरोप के देशों ने कहते हैं कि रूस हमारे देशों में साइबर अटैक करता है, जिससे अगर हम रूस को भी G7 में सदस्यता दे देंगे कि रूस को हम प्रतिबंध नहीं लगा पाएंगे, जिससे रूस हमारा काफ़ी ज़्यादा जासूसी करेगा। इसलिए उन्होंने रूस का विरोध किया और रूस को G11 से निकाल देते हैं, जिससे जब रूस G11 से निकल जाता है तो यही G11 G10 हो जाता है। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि G10 क्या है। G10 जब रूस को G11 से निकाल दिया जाता है तो यही G11 G10 हो जाता है। इसके बाद आपको समझाएंगे कि G20 क्या है। G20 20 देशों का समूह है, जिसे हम G20 के नाम से जाते हैं। यह 20 ऐसे देशों का समूह है जो विकसित और विकासशील देशों को मिलकर बनाया गया है। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1999 में किया गया था। जो G20 है यह 20 विकसित और विकासशील देशों को मिला करके बनाया गया है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में किया गया था। अब G20 क्या है, अगर कोई पूछे तो क्या आप बताएंगे? G20 20 ऐसे देशों का समूह है जिसमें विकसित और विकासशील देशों को सम्मिलित किया गया है। तो G20 के सभी सदस्य देश हम आपको बताएंगे कौन कौन से हैं। जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और रूस, सऊदी अरब और तुर्की हैं। तो इनमें 20 ऐसे देश हैं जो विकसित और विकासशील है। विकसित और विकासशील देशों को मिला करके जो ग्रुप बनाया गया, 20 देशों का ग्रुप बनाया गया, उसे हम G20 कहते हैं। परंतु इस बार जो 2023 में भारत G20 की सदस्यता कर तुर्की के बाद और सभी हैं, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ और यूरोपियन यूनियन भी है। इन सबको मिला करके 20 देश होते हैं। इनमें कुछ छूट गया था, आप देख लीजिएगा। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ और यूरोपियन यूनियन को मिला करके 20 देश होते हैं, जो कि इन सभी देशों को मिला करके G20 का निर्माण किया गया। परंतु जब इस बार 2023 में भारत G20 का सदस्य था, भारत G20 का अध्यक्ष था। इनका कोई प्रमुख हेडक्वार्टर नहीं होता, सभी सदस्य देश बारी बारी से इनकी अध्यक्षता करते हैं। इस बार जो 2023 में भारत इसका अध्यक्ष था, तो भारत ने अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। भारत के द्वारा अफ्रीकन यूनियन को भी अब इसमें सम्मिलित कर लिया गया, जिसके बाद अब G20 को बढ़ा करके G21 कर दिया गया है। अब 2023 के बाद G20 का नाम अब फिलहाल G20 ही रहेगा, परंतु इसमें एक और देश सम्मिलित कर लिया गया है। अब अगर कोई पूछता है कि G20 में कितने देश हैं, तो आप G20 में 20 देशों को न बता करके G20 में 21 देशों को बताइए गया। आप बताइए कि अफ्रीकन यूनियन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिला करके G20 को G21 कर दिए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से G4, G6, G7 ये सब क्या है। अभी आपको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ G4 क्या है। G4 ऐसे देशों का समूह है जो यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। इनमें इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान है। ये यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। इसके बाद G6 ऐसे देशों के समूह है जो अति विकसित और जिसे विकसित देश कहा जाता है। इसमें विकसित देशों को मिला करके G6 बनाया गया है। तो G6 में कौन कौन से देश हैं, तो G6 में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान है। ये सभी G6 से 1975 ईस्वी में बनाते हैं। इसके बाद G6 में जब कनाडा को मिला लिया जाता है तो यही G6 G7 बन जाता है। इसके बाद जब G7 में रूस को मिलाया जाता है तो G7 ही G8 बन जाता है, परंतु फिर बाद में रूस को निकाल दिया जाता है, जिससे फिर G8 G7 हो जाता है। G7 में अभी तक G7 ही है। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा आदि सम्मिलित हैं।
तो अब आपको बताएंगे कि G7 के बाद यह G11 कैसे बना। जब चीन का प्रभाव एशिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के प्रभाव को रोकने के लिए इसमें 4 और देशों को मिलाए, जिससे यह G11 हो गया। G7 में 4 और देशों को जब मिलाए तो यह G11 हो गया। तो G7 में कौन कौन से देश को मिलाए? इन्होंने भारत, साउथ कोरिया, रूस और ऑस्ट्रेलिया को मिलाए। परंतु किसी कारणवश यूरोपियन देशों ने रूस का विरोध किया, जिससे रूस को निकाल दिया गया। फिर G11 को ही फिर G10 बना दिया गया। अभी तक G10 चल रहा है। इसके बाद G11 फिर G10 हो जाता है। इसके बाद G20 क्या है आपको पता ही हो गया। G20 20 ऐसे देशों का समूह है जो विकसित और विकासशील देशों के द्वारा बनाया गया है। और G20 के कितने सदस्य हैं आपको पता ही हो गया होगा। 2023 में G20 अब G21 हो गया है। इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ लिया गया है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारे कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो अब हमारा कंटेंट किस पे बने आप इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें।